हेलो भाई, वेलकम, गुड मॉर्निंग सभी मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स को। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसे हो? आ गए हो आप देखने के लिए? सर कैसे आएंगे? कितने लोग मुझे बार बार इतने लोग कमेंट में पूछते हैं, पर्सनली भी पूछते हैं। सर 180 में से 180 पूरे 100% चाहिए सर। हमें कम चाहिए ही नहीं। हमें 150 नहीं चाहिए, हमें 160 नहीं चाहिए, हमें 170 भी नहीं चाहिए। हमें पूरा 180 चाहिए। सीधा एम्स जाना है सर हमको। आई वॉन्ट टू गो टू एम्स दिल्ली, सीधा वहीं पहुंचना है सर। तो कैसे आएंगे 180 में से 180? देखिए भाई, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। ये इजी तो नहीं होने वाला है डेफिनेटली, ठीक है। एक अपहिल टास्क है, ऐसे रोजी रोड तो है नहीं आपके लिए कि ये लोग परोस के दे दिए। कितने? 180, हाँ 150 बोल सकते हैं। 150 मार्क्स तो आपको परोस के दिए जाते हैं, लेकिन 150 से 180 तक जिसको जाना है ना, उसको आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे जा सकते हैं। बिल्कुल आसान तो नहीं होता, आसान तो कुछ नहीं होता। पहले एक बार देखते हैं केमिस्ट्री को हम पहले बांट के देखते हैं कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कैसा बांटा है। आपके पास एक पोर्शन यहां पे एक और ऐड है क्या? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जिससे कितने 2 क्वेश्चन आए थे नीट 2024 में। तो ये भी अभी डिस्कस कर लेंगे। देखो, अगर फिजिकल की बात करें, आपको जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स मिलेंगे ना अपने 11th क्लास वाले, सम बेसिक कंसेप्ट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग। अब आप बोलेंगे सर केमिकल बॉन्डिंग तो इनऑर्गेनिक का टॉपिक होता है, ये तो सर इनऑर्गेनिक का टॉपिक होता है, आपने से फिजिकल में क्यों रखा है? देखिए भाई, इसका सिंपल सा रीजन ये है, आपको पढ़ना तो है ही, बट ये क्या है, ये 4 चैप्टर, जो 4 चैप्टर्स मैंने लिखे हैं, ये किस लिए लिखे हैं? क्योंकि ये बेसिक फाउंडेशन वाले चैप्टर्स हैं। कैसे हैं ये? बेसिक फाउंडेशन वाले चैप्टर्स हैं। ये बेसिक फाउंडेशन आपके बनाएंगे, तो इसलिए इनको अलग सा एक ब्लॉक दे रखा है। इसलिए बोला है कि आपको ये चैप्टर्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। केमिकल बॉन्डिंग को, हाँ बहुत लोग क्या करते हैं, पीरियोडिसिटी को और केमिकल बॉन्डिंग को इनऑर्गेनिक में भी लिख देते हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं उसके साथ। अब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप ऐसे थोड़ी देखोगे, ओ माय गॉड ये तो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, चलो अच्छे से करते हैं। फिजिकल का है, चलो अच्छे से करते हैं। ऑर्गेनिक का है, ओ थोड़ा टाइम लगा देता हूं इसमें। ऐसा तो नहीं करते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये आप 4 चैप्टर्स ऐसे लेके चलो कि ये आपके फाउंडेशन वाले चैप्टर हैं। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आएगी तो आपको ऑर्गेनिक में समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी, उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन जब आपके स्ट्रक्चर्स आएंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन समझने में दिक्कत होगी। पीरियोडिसिटी नहीं आएगी तो बाकी चीजें भी कैसे करेंगे आप लोग। इसीलिए ये जो चैप्टर्स होते हैं ये फाउंडेशन वाले चैप्टर्स। तो इसमें कमांड होना हमारी कितनी कितनी कमांड चाहिए? 100% कमांड चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं देखो 11th क्लास के फिजिकल वाले टॉपिक्स, जो असली फिजिकल जब यहां से स्टार्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल ये असली फिजिकल है, रियल फिजिकल। क्या होता है ये? थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और क्या, रिडॉक्स रिएक्शंस। ये अपने डिफिकल्ट वाला पोर्शन आ जाता है। थोड़ा सा मैं बोलूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ये बच्चों लोगों को, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। बहुत इंटरेस्टिंग है बट थोड़ा सा डिफिकल्ट, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। फिर आती है हमारी 12th की फिजिकल, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेम और केमिकल काइनेटिक्स। ये आ जाता है थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल पे। इजी टू मॉडरेट, मैं तो इसे इजी ही कहूंगा, सबसे सबसे ज्यादा वैसे तो बोलो कि फाउंडेशन वाले जो चैप्टर्स हैं इनमें प्रॉब्लम होती है। बाकी अगर ये आ गया फिर तो ये नॉर्मली लगता है। देखिए मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगता है, ये इजी टू मॉडरेट लगने लगता है। तो तीनों से क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी इजी ही आते हैं। बात करें ऑर्गेनिक की, बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या? जीओसी। आपको अगर अगर आपको ऑर्गेनिक में जीओसी आ गया तो आपको जो ये चैप्टर्स है ना, ये आपको चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल लगेगा। अगर आपके जीओसी में बहुत अच्छी कमांड है। और कमाल की बात यह है, आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चंस जीओसी से ही बनने लग जाएंगे, क्योंकि जीओसी में ही आप क्या करेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत रिएक्शन मैकेनिज्म जानना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपकी जीओसी की फाउंडेशन अच्छी है भाई, एक चीज लगा लो, आपको मास्टर करना पड़ेगा जीओसी। आपको जीओसी और ये जो बेसिक फाउंडेशन वाले हैं, बेसिक फाउंडेशन में हम जीओसी को बोल देंगे, तो बेसिक फाउंडेशन और जीओसी तो आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली मास्टर करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये हमारे चैप्टर्स होंगे। तो इन चैप्टर्स में क्या है, देखो जो आपके 12th क्लास के आते हैं, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड केटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स, चारों को बिल्कुल एक साथ ही लाइन से हम पढ़ते हैं इसको। कैसे? बिल्कुल लाइन से लगातार एक के बाद एक पढ़ते जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें क्या, इनके रिएजेंट्स। क्या होते हैं? इनके रिएजेंट्स। और साथ में जो नेम रिएक्शन आती है, बट रिएजेंट्स तो आपको एब्सोल्युटली याद करने पड़ेंगे। अभी करेंगे कैसे याद, वो मैं अभी बताता हूं कि टैकल कैसे करना है इसको, पर यहां पे मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। फिर एक चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल्स, ये तो आप बायोलॉजी में पढ़ते ही हैं, तो इसमें आप लोगों को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आती, इसीलिए सबसे लास्ट में लिखा है, ये ईजी वाला पड़ जाता है अपना को, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स हमने पढ़ा रहता है।
है, उसमें आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बॉटनी जूलॉजी में पढ़ते होंगे, है ना। तो वही सेम टू सेम बेसिक चीज़ें तो उसमें सेम ही रहती हैं, बट एक दो केमिकल रिएक्शंस ऐड हो जाती हैं। जैसे जो इस बार पूछा था वो ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस पूछ ली थी, जो कि बिल्कुल उठाई गई थी एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन। तो बायोमॉलिक्यूल्स इनफैक्ट सभी के लिए आपको एनसीईआरटी तो बिल्कुल मास्टर करनी है, पूरा का पूरा कहाँ है ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है भाई। फिर आता है जो आप बोलते हैं कि हमें रटना पड़ता है क्या इनऑर्गेनिक, सर इसमें तो रटना पड़ता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली फॉल्स। ये सब मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं कि इसमें रटना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको कमाल की बात ये बताओ, क्या आपको इसमें रिएजेंट्स नहीं रटने हैं? रटने हैं। क्या आपको फिजिकल में फॉर्मूले नहीं रटने हैं? क्या रटने हैं, एब्सोल्युटली। पर कमाल की बात बताऊं, इसमें तो जो पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं ना वो याद रखने होते हैं, डेफिनेटली रखने होते हैं याद, लेकिन उसके पीछे कितनी कितनी भयंकर लॉजिकल रीजनिंग होती है। कई बार रीजनिंग ही पूछ लेगा आपसे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इनसे मत घबराया कीजिए कि इनको हमें रटना पड़ेगा, ऐसा इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स, बिल्कुल गलत बात है ये, ठीक है भाई। डीएनएफ और कोऑर्डिनेशन, ये तो हम दोनों एक के बाद एक बिल्कुल लाइन से ही पढ़ते हैं दोनों चैप्टर को, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा मजा आता है ये पढ़ने में। लेकिन एक चैप्टर ऐसा जो एनसीईआरटी में नहीं, वो है क्या, पी ब्लॉक। लेकिन इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसकी इंपॉर्टेंस कम हुई कि डेफिनेटली जहां पहले 3 से 4 सवाल आते थे, इस बार मात्र इससे 2 ही सवाल हमें पी ब्लॉक से देखने के। तो इसका मतलब एनसीईआरटी की ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई, पी ब्लॉक एनसीईआरटी में नहीं रहा, एनसीईआरटी से डिलीट हो गया, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे जरूर, ठीक है भाई। फिर आई अपनी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। हाँ जी, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बार जो हुई होगी, जो 170 के बीच में और 180 के बीच में अटका होगा, उसे एक फिजिकल क्वेश्चन ने परेशान किया होगा, और एक ये जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का था, जो थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन था, थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, वहां पे प्रॉब्लम आई होगी। तो कोई बात नहीं, हम इसको भी इजीली टैकल करेंगे। कैसे करेंगे आइए बताते हैं। तो फिर बात आई, सर आपने कहानी तो सुना दी सिलेबस के बारे में, सर 180 में से 180 कैसे लाएं सर, हमें तो कम चाहिए ही नहीं, हमें तो 180 में से 180 चाहिए सर, बता दीजिए कैसा आएगा। मैं बोलूंगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ बाल की खाल उधेड़ते हैं, बिल्कुल थ्रेडिंग करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट की, तो नहीं आएगा। आपको केमिस्ट्री का सिर्फ आपको क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और आपको क्या सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन लगाना कैसा है। क्या आपको केमिस्ट्री में साइंटिस्ट बनना है? क्या आपको पीएचडी करनी है? क्या अगर आपको कोई बच्चे क्या करते हैं, कारनॉट साइकिल का बिल्कुल डिफिकल्ट का आईआईटी जेईई एडवांस का क्वेश्चन ले आएंगे, बोलेंगे सर सॉल्व करवा दो। अरे भाई मैं तो सॉल्व कर दूंगा, बट वो तेरे किस काम आएगा भाई वो? क्यों, आपको क्या साइंटिस्ट बनना है क्या केमिस्ट्री में? तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है कि आपको पता ही नहीं है कि हमें क्वेश्चन किस लेवल के सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कैसे आएगा आपको, देखो क्लासेस तो अगर आपकी चल रही हैं, अगर आपकी रेगुलरली क्लासेस चल रही हैं, तो कुछ ना करो, सिर्फ 2 आवर्स अपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ो ही पढ़ो, प्लस उसमें क्वेश्चन लगाओ। अगर आपकी रेगुलरली क्लास चल रही है, किसी दिन ऐसा होता है कि नो क्लास, देयर इज नो क्लास, उस दिन कोई क्लास नहीं है, किसी रीजन से आपकी छुट्टी हो गई, या फिर आपको पढ़ना ही नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है भाई। तो कम से कम 3 से 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स आप ये सेम काम करेंगे, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन वाला। और करेंगे कैसे, देखो कई बार ऐसा होता है, मैं ये चीज बहुत बार कह भी चुका हूं अपनी लाइव क्लासेस में, कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कॉन्सेप्ट आ ही नहीं रहा, अरे घुसने को तैयार ही नहीं कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में, तो क्या करेंगे, कुछ मत करो, छोड़ो उसको 2 मिनट के लिए, उसका ना क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो, क्वेश्चन लगेगा, आपको नहीं आएगा, सॉल्यूशन देखो, एनालिसिस करो, फिर लगाओ, नहीं आएगा, तीसरा लगाओ, चौथा लगाओ, पांचवे के बाद आपको क्वेश्चन भी आएगा, आपको सॉल्यूशन भी आएगा, और कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना फिर तो कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो ये रेट्रोसिंथेसिस वाली अप्रोच भी बहुत काम होती है, जहां पे हमें कॉन्सेप्ट कम समझ में आता है, ठीक है। तो क्या इससे 180 में से 180 आएगा? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। देखो भाई 180 की जर्नी पूरी करने के लिए ना आपको बहुत सारी स्टेजेस को जाना पड़ेगा। कुछ बच्चे इस टाइम पे ऐसे होंगे, काफी बच्चे इस टाइम पे होंगे जो इस टाइम पे शायद बॉर्डर लाइन पे होंगे, उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि शायद हम बॉर्डर लाइन पे है। चलो मान लेते हैं किसी बच्चे के अभी 550 या फिर 500 नंबर आ रखे हैं, चलो मान लो 500 नंबर आ रखे हैं, और केमिस्ट्री में उसके 150 नंबर है, तो उसको अगर ये लग रहा है, अगर बेटा आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो सिर्फ 30 मार्क्स और के लिए पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी फॉर 30 मार्क्स ओनली, 150 तो आई रखे हैं, सिर्फ 30 मार्क्स की एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, तो बेटा यू आर मिस्टेकन। तेरे को 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर तेरे को हीरो बनना है तो तेरे को 0 से, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, पहले जो अपनी एक्साइटमेंट है ना कि मेरे 150 आ रहे थे, मेरे 160 आए थे, और मेरे को सिर्फ 20 नंबर या फिर 30 नंबर के लिए पढ़ना है, भूल जाओ,
भूल जाओ, ऐसे में नहीं होगा। क्या आपको जीरो, अपनी मेंटालिटी को बिल्कुल खत्म कर दो, बोल दो कि मैं तो जीरो से ही स्टार्ट करूंगा, और आपको जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और आपको कैसी कैसी स्टेज से गुना पड़ेगा। आप जब स्टार्टिंग में लेक्चर देखते हैं ना, सम बेसिक कंसेप्ट, अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं मेरा लेक्चर बच्चे, सम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कुछ 12th वाले सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उन्हें मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि सर मजा आ गया, मजा आ गया, तो एक्साइटमेंट बहुत है, एक्साइटमेंट बहुत है, आ जाएगा सर, आ जाएगा सर, 180 में से 180 आ जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा, जब उनका ओवर कॉन्फिडेंस वो रीच करेंगे ना, अच्छा ये तो लेक्चर से उनका एक्साइटमेंट आता है, फिर वो डीपीपीस, उन्हें इजी इजी डीपीपीस मिल जाती हैं। इजी का मतलब जिसे हम लोग डीपीपी का सॉल्यूशन देखते हैं, वो लोग सॉल्यूशन देखते हैं, अरे ये तो इजी है, सर ने तो ऐसे कर दिया, ये तो इजी है, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया अपने आप, क्योंकि सर ने तो करके दिखा दिया, तो आ गया अपने आप ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन जब उनको रियलिटी पता चलती है, जब 3 से 4 महीने बीतेंगे, फिर उनको लगेगा अरे बाप, रियलाइजेशन जब होगा, जब वो क्या करेंगे, अपना टेस्ट सीरीज देंगे, बोलेगा अरे भाई ये तो सोचा ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता था। डीपीपी तो सर ने एनालिसिस करके दिखा दी थी, होमवर्क तो सर ने करवा ही दिया था, लेकिन मैंने तो खुद से कभी एनालिसिस करा ही नहीं। फिर क्या होगा, आपको रियलाइजेशन होगा, बिल्कुल एब्सोल्यूट रियलाइजेशन होगा। अब फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इस रियलाइजेशन से, इस ओवर कॉन्फिडेंस पे ऐसे ही आप क्या जंप करते रहेंगे, टू एंड फ्रो होते रहेंगे। आपकी फिर एक स्टेज आएगी जब आप थोड़े डिप्रेस होंगे कि सर टेस्ट सीरीज में तो नंबर ही नहीं आ रहे हैं, सर टेस्ट सीरीज में तो नंबर ही नहीं आ रहे हैं। फिर क्या करेंगे भाई, फिर करेंगे, कैसे करेंगे इस डिप्रेशन को दूर, कोई रेमेडी नहीं है, कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है, बस एक ही तरीका है, क्या, उस टेस्ट को आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। और क्या ऐसे करके सर 180 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, एब्सोल्युटली नहीं आएगा। जब आप ये डिप्रेशन से फिर ओवर कॉन्फिडेंस पे जंप करेंगे, फिर आपको रियलाइजेशन होगा। तो यही इस स्टेजेस पे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे 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 करके 180 पहुंचूंगा, बिल्कुल नहीं। आपको इन सीढ़ियों से गिरना है, फिर चढ़ना है, फिर गिरना है, फिर चढ़ना है। ये हर स्टूडेंट की कहानी भाई, एवरी स्टूडेंट गोज थ्रू दीज स्टेप्स। आपको यहां पे चढ़ोगे ना, एक स्टेप को आप जब ब्रेक नहीं करोगे, ये जो आपका बैरियर है, ये जो आपका बैरियर है ना, ये वाला, ये बैरियर, इस बैरियर को पार करने के लिए ना आपको यहां पे 3-4 बार ऐसे घूमना पड़ेगा। तब अल्टीमेटली जब ये थ्रेशोल्ड आपका पार होगा ना, जब ये थ्रेशोल्ड पार होगा ना, तब आपकी असली काइनेटिक एनर्जी सामने आएगी, और तब आप फाइनली ये सुपर मारियो की तरह यहां पे जंप करेंगे 180 में, और ये डेफिनेटली होगा। लेकिन यहां पे अगर आप डिप्रेशन पे ही अटक गए ना, तो फिर ये तो भूल जाओ, 180 तो नहीं आने वाला। आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से चढ़ना पड़ेगा, तभी जाके 180 आएगा। ये बात तो आप लिख के ले लो भाई, ठीक है। एब्सोल्युटली यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि आपको इस पहले ही रियलाइज कर लो। मैं तो बोल रहा हूं पहले ही रियलाइजेशन वाला स्टेप ला लो, ये स्टेप आने मत दो, एक्साइटमेंट और ओवर कॉन्फिडेंस वाले, जरूरत ही नहीं है। रियलाइजेशन में जितनी जल्दी है उतना जल्दी रियलाइजेशन में पहुंचो, ठीक है भाई। तो सर देखो करेंगे क्या, 150 नंबर। देखो बेटा, जिसके 600 से 610 या 20 के आसपास अगर मार्क्स आ रहे होंगे ना, तो आई सपोज कि वो 150 के नंबर होता है, 150 के आसपास होता है। पर क्या आपको इसमें एम्स मिलेगा क्या आपको इसमें टॉप रैंक मिलेगी क्या? आपको तो ये तो फिर भी, अब तो ये बॉर्डर लाइन ही हुआ, ये तो बॉर्डर, इसमें तो श्योरिटी भी नहीं है। इसका मतलब 150 तो आ ही जाता है। केमिस्ट्री देखो भाई, केमिस्ट्री ना एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट माना गया है भाई, डेफिनेटली एब्सोल्युटली। केमिस्ट्री क्या है, हाई स्कोरिंग है। सिर्फ केमिस्ट्री में एक चीज मांगती है, आप मत दो इसको 4 घंटे, मत दो इसको 10 घंटे, आप इसको 2 घंटे दो, लेकिन कंसिस्टेंसी दो। अच्छा क्या फर्क है 150 और 180 वाले स्टूडेंट में? क्या दिमाग का फर्क है? एब्सोल्युटली नॉट, बहुत ज्यादा। पहले तो 150 नंबर अगर होते, 600 होते थे ना, तो मिल जाती थी भाई मेडिकल सीट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देखो 150 और 180 में क्या फर्क होता है। क्या ये लेक्चर देखेगा? एब्सोल्युटली देखेगा। क्या ये लेक्चर देखेगा? ये भी लेक्चर देखेगा। लेकिन 150 वाला सिर्फ सुनेगा, ही विल ओनली हेयर द लेक्चर, ओनली लिसन, ही विल ओनली लिसन, बट ये लेक्चर को समझेगा। क्या लिखूं? समझेगा। ये लेक्चर को समझेगा, ये बातों को पकड़ेगा। ये, हाँ एक बार, ये लेक्चर को जब सिर्फ सुनता है ना, जब ये सिर्फ सुनता है, तो ये क्या करता है, ये बाल की खाल उधारता है। क्या करता है? ये बाल की खाल। समझते हैं आप बाल की खाल का मतलब? कि सर
22 एसटीपी पे, एनटीपी पे 22.4 होता है, सर आपने 22.7 क्यों लिखा है? सर 22.7 होता है, आपने 22.4 क्यों लिखा है? सर क्या कारनॉट सर कैसे पढ़ना है? क्या सर क्या सिलेबस में है? क्या क्या सर मिचलिस मेंटेस इक्वेशन से सर क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्या सर दे तो रखा, उसका नाम तो दे ही रखा है। अरे भाई तेरे को जितना बताया है तो उतना कर, तेरा उतने में हो जाएगा। सिर्फ आप समझो जो हम बताते हैं, आपको बाल की खाल उधारनी ही नहीं है, ठीक है? इसलिए आप अगर इसीलिए कुछ होते हैं जो यहीं पर अटक जाते हैं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कीप थिंग्स सिंपल सिली, ठीक है भाई? तो चीजों को सिंपल रखो। फिर क्या ये बंदा नोट्स बनाएगा? एब्सोल्युटली बनाएगा, ये भी नोट्स बनाएगा। लेकिन इसके नोट्स और इसके नोट्स में क्या डिफरेंस है? इसके नोट्स में ना टैगिंग भी होगी, इसके नोट्स में टैगिंग भी होगी। ये हर टाइम नोट से बनाएगा तभी सोचेगा अरे क्या यहां से, खुद से सोचेगा, इसे टीचर बताए ना बताए, ये खुद से सोचेगा क्या यहां से क्वेश्चन आया था। इस तरीके का इसका माइंडसेट होगा। क्या ये बंदा डीपीपी देखेगा? एब्सोल्युटली देखेगा। क्या ये देखेगा? ये भी देखेगा। लेकिन ये सिर्फ डीपीपी क्या देखेगा? अच्छा जो मैंने जो क्वेश्चन कर दिए वो तो चलो ठीक ही है, जो गलत है चलो उसका डीपीपी सॉल्यूशन देखेगा। ये ऐसा नहीं करेगा। ये देखेगा चाहे क्वेश्चन गलत है चाहे क्वेश्चन सही है, ये खुद पहले सबसे पहले बैठ के उसको एनालाइज करेगा अच्छे से, पूरी की पूरी डीपीपी को। जहां पे इसे प्रॉब्लम होगी ये ना सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन देखेगा, ये अपने मेंटोर, अपनी फैकल्टी से, अपने टीचर से, अपने गुरु से पूछेगा कि सर बता दीजिए एक बार ये, अगर उसका सही भी है और उसका गलत, कई बार हो जाता है कि गलती से क्वेश्चन सही हो जाता है तुक्का मार के, अगर ये क्या ये कर रहा, चलो सही तो हो गया, चलो ठीक है सही हो गया, ये ऐसा नहीं करेगा, बोलेगा सर गलती से ही हो गया था, कॉन्सेप्ट नहीं आया, प्लीज बता दीजिए। तो ये फर्क हुआ इन दोनों के डीपीपीस करने के तरीके में। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या ये करेगा? एब्सोल्युटली करेगा। क्या ये करेगा? ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा। क्या फर्क है दोनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस में? इसको जो दिया है ये वो कर देगा, नो प्रॉब्लम। 100-150 मार्क्स इज गुड मार्क्स हुए। लेकिन 180 वाला क्या करेगा? ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ नहीं करेगा, ये क्या करेगा? खुद के क्वेश्चन बनाएगा भाई। ये अपने क्वेश्चन मेक करेगा, अपने खुद के, ये अपने खुद के क्वेश्चन बनाएगा। ये एनसीईआरटी पढ़ेगा और ये खुद इसका दिमाग चलेगा यार एनसीईआरटी से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। ये डेफिनेटली ऐसा करेगा कि कैसा एनसीईआरटी से क्वेश्चन अपने आप कैसे बनाएगा, तो इसका ऐसा माइंडसेट होगा। हाँ, क्या ये टेस्ट सीरीज की बात करते हैं? क्या ये टेस्ट सीरीज लेगा? एब्सोल्युटली लेगा। क्या ये टेस्ट सीरीज लेगा? ये भी लेगा। ये 4 टेस्ट सीरीज लेगा, 1 2 3 4, ये 4 टेस्ट सीरीज लेगा और किसी को भी कंप्लीट नहीं करेगा, सारी आधी आधी करके छोड़ देगा। ये क्या करेगा? ये एक ही लेगा, ये एक ही लेगा। मैक्सिमम 2 मान लो, मैक्सिमम 2 टेस्ट सीरीज ली और दोनों की दोनों अच्छे से पढ़ी, अच्छे से खत्म करी, अच्छे से एनालाइज किया और पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज शिद्दत के साथ दी, बिल्कुल शिद्दत के साथ दी, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी के साथ। तो यही फर्क है दोनों की टेस्ट सीरीज के मामले में। टेस्ट सीरीज कोई भी हो भाई, किसी का प्रचार प्रसार नहीं करते। टेस्ट सीरीज कोई भी, जो भी वीडियो तो सर ने, आनंद सर ने वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख लो आप कौन सी टेस्ट सीरीज आपको लेनी है, तो ठीक है। तो आपको फर्क पता चला 4 टेस्ट सीरीज और 2 टेस्ट सीरीज वाले का, ठीक है। क्या ये एनालिसिस करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, एनालिसिस तो ये करते ही हैं, हर कोई एनालिसिस करता है, कोई फर्क नहीं है एनालिसिस करने में। लेकिन जब ये एनालिसिस करेगा ना तो इसके पास एक कॉपी होगी जिसे ये बोलेगा कि ये मेरी ना मिस्टेक कॉपी है, ये मेरी मिस्टेक कॉपी है। ये बोलेगा कि मेरी एक मिस्टेक कॉपी है और सारी एनालिसिस इसकी मिस्टेक कॉपी में ये क्या करेगा? उसको स्टोर करके रखेगा। अब फिर, और ऐसा नहीं है कि इसे वो मिस्टेक कॉपी को सब बना के जोड़ दिया और लास्ट में जाके पढ़ूंगा, नहीं, वो उस मिस्टेक कॉपी को रेगुलरली एक नोट्स की तरह पढ़ता रहेगा कि ये मेरी गलती है। तो ये कौन सा स्टेप है? ये रियलाइजेशन वाला स्टेप इसका हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि इससे पता है इसको एक बार रियलाइज नहीं करना है, क्या बोला था, बार बार इसको रियलाइज करना है। तो ये मिस्टेक वाली जो कॉपी है ना, ये इसको इस स्टेप पे हमेशा रखेगी, रियलाइजेशन वाले स्टेप को। तो ये ऐसे ऐसे ज्यादा नहीं करेगा, ऐसे ऐसे स्टेबल रहेगा और फिर जंप मारेगा, देखना। फिर क्या ये रिवीजन करेगा? हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं करेगा? 150 वाला बच्चा खराब थोड़ी है, ये तो करेगा रिवीजन। क्या ये रिवीजन करेगा? बिल्कुल ये भी रिवीजन करेगा। दोनों में फर्क क्या है? ये ना रिवीजन जब करेगा ना, ये पन्ने पलटेगा, ओह ये करवाया था अच्छी बात है, ओह ये करवाएगा अच्छी बात है। नहीं, जब ये रिवीजन करेगा ना तो ये एक पन्ना पढ़ लेगा, ठीक है। चलो माना कि इसने एक टॉपिक पढ़ा, ये रिवीजन के साथ उस टॉपिक के PYQ भी देखेगा, बोलेगा अच्छा ओ यस, साथ में अपनी मिस्टेक कॉपी भी देखेगा, बोलेगा ओ यस, ये ऐसे रिवाइज करते हैं भाई, ऐसे रिवाइज करते हैं। तो दोनों के रिवाइज करने में भी फर्क देखिए भाई, ठीक है। आपको समझ में आया कि 150 और 180 में क्या डिफरेंस हो गया भाई, कैसे पहुंचना है 180 तक आपको। चलिए एक एक की बात करें कि फिजिकल केमिस्ट्री को पहले आप कैसे तोड़ोगे। देखो भाई,
फिजिकल केमिस्ट्री में आप कैसे टैकल करोगे, आपसे कैसे टैकल करोगे फिजिकल केमिस्ट्री को? पहली बात आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको? फॉर्मूला पता होना चाहिए। बड़ा लिख दें क्या? बड़ा बड़ा लिख दें? चलो बड़ा बड़ा लिख देते हैं। क्या पता होना चाहिए आपको? सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए, तभी तो कुछ क्वेश्चन आगे करोगे, बिना फॉर्मूले के आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और क्या करोगे? फिर उस फॉर्मूले का आप टेस्ट करोगे, उस फॉर्मूले बाद टेस्ट करोगे। लेकिन कमाल की बात यह है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस, एक चीज याद रखना, प्रैक्टिस करते टाइम जितने भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल के होंगे, प्रैक्टिस करते टाइम ऑलवेज राइट फुल फॉर्मूला। आप हमेशा पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे करते नंबर ऑफ मोल्स की बात, आप हमेशा, अच्छा ये पूरा मत लिखो कि गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, ऐसे लिख दो कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये चीज आप हमेशा लिखेंगे प्रैक्टिस टेस्ट में भी, और जब आप प्रैक्टिस टेस्ट में, मतलब प्रैक्टिस करते समय भी, और जो प्रैक्टिस टेस्ट ये मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें भी आप ये हमेशा लिखेंगे, कितना ही सिंपल फॉर्मूला हो। क्योंकि अगर आपकी ये डायरेक्ट करने वाली आदत अगर आपको लग गई, एग्जाम में जाके फॉर्मूला ही भूल जाओगे। ठीक है भाई, तो ये आप एब्सोल्युटली हमेशा प्रैक्टिस कैसे करेंगे? फॉर्मूला पहले लिखेंगे। ये भाई बिल्कुल, ये माइंडसेट तो आपका होना चाहिए। और क्या करेंगे? हमेशा आप यूनिट्स को याद रखेंगे। कैसे करेंगे? यूनिट्स को याद रखेंगे। फिजिकल में यूनिट का बहुत बड़ा काम है। 20 से 30% क्वेश्चन तो आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है ना, और यूनिट याद है, तो 20 से 30% तो यूनिट से ही निकल जाएगा। जैसे कि चलो एक एग्जांपल करते हैं। सी क्या हो गया? स्पीड और 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गई क्या? पर सेकेंड, और लैम्डा हो गया मीटर। तो आपको पूछ दिया कि चलो इनका फॉर्मूला बना दो, अरे याद ही नहीं आ रहा, अरे याद नहीं आ रहा तो क्या दिख तो रहा है, आंखें तो हैं ही आपकी, तो क्या करोगे? आप बोल दो कि लैम्डा बराबर होगा सर सी बाय न्यू होगा सर, लैम्डा बराबर होगा सी बाय न्यू। कैसे कैसे कैसे? ये सर ये मीटर बाय सेकेंड होता है और ये पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड से पर सेकेंड कटा तो मीटर वाली यूनिट आ रही है, तो मीटर वाली यूनिट किसकी है? लैम्डा की है। तो इस तरीके से आप क्या यूनिट के साथ खेल खेलते हैं। और फिर क्या, एक कमाल का पॉइंट, assumptuous calculations। आपको assumptuous calculation में महारत हासिल होनी चाहिए भाई, एब्सोल्युटली आपको assumptuous calculations में महारत हासिल होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका? वैसे इसको मैं अच्छे से डिटेल में कर चुका हूं लास्ट टाइम जो मॉक टेस्ट किए थे, आपके साथ आगे अगर जुड़ा रहूंगा तो आपको टाइम टू टाइम में बताता रहता हूं कि assumptions कैलकुलेशंस करते कैसे हैं, ठीक है। इसका मतलब चीजों को अज्यूम करना अच्छे से, यहां पे तो पूरा का पूरा कैसे बताऊंगा, बट कभी कभी क्वेश्चंस करवाऊंगा ना फिजिकल के, तो वहां पे बताऊंगा assumptions कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे टैकल फिजिकल को। सर ऑर्गेनिक को कैसे करेंगे? अरे बाप रे, ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन है, सर ऑर्गेनिक कैसे करें प्लीज बता दीजिए। आज तो चलो बता ही देते हैं। मैंने कैसे करा? सबसे पहले आप मास्टर करेंगे किसको? जीओसी को, और उसके बाद आगे की बात चलेगी भाई। क्या है? आपको मास्टर करना है सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर कर लो। पहला स्टेप तो आपका यही होगा। दूसरा स्टेप, जब आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए ना, एक एक शीट बनाओ। एक आपने ऐसे शीट बनाई अपनी, मतलब आपने 5, 10, 15 जो भी पेजेस हैं जितने आप बना सकते हो, क्या करो उसमें एनसीईआरटी में या फिर आपके टीचर ने आपको जो जो रिएक्शंस बताई हैं, सपोज A + B गिव्स समथिंग डैश कर दिया, ठीक है। तो क्या करो, उसमें रिएजेंट्स का नाम लिखो, और यहाँ पे जो भी आपको कंडीशन दे रखी है, जो भी सपोज कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है आपको, ठीक है, कोई भी आपको कंडीशन दे रखी है, और ऐसे कर दो। और ये एक नहीं, ऐसा इसको आपको 1, 2, 3 ऐसे करके ना बहुत सारे जितने भी हैं सारे के सारे कर दो, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं लिखना है, ये प्रोडक्ट नहीं लिखना है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट मत लिखो, बस ऐसे ब्लैंक छोड़ दो। फिर क्या करो, आपके पास सपोज 10 पेजेस हो गए, 10 पेजेस आपको ऐसे रिएक्शंस के बन गए, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म छोड़ दो, सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। जब 10 पेजेस बन जाए, क्या करो, फोटोकॉपी की दुकान में जाओ, और इसके 10 फोटोकॉपीज करवाओ, 15 भी करवा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। इसकी 10 फोटोकॉपी करवाओ, इसके अलावा 100 पेजेस हो गए आपके पास। अब क्या करो, अब पहले पेज जो पहली फोटोकॉपी आपके पास, उसमें क्या करो, सारे रिएजेंट देखो, और देख अगर आ रहा है खुद से तो ठीक है, वरना देख देख के सारे आंसर बनाओ। दूसरे दिन आंसर बनाओ। तीसरे दिन से आप लोग हर दिन, ये कितने देर में हो जाएगा आपका काम? हाफ आवर का, आधे घंटे का, हाफ आवर का काम है ये बस। क्योंकि अब आपको पता है ना, अब आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी इनको याद करना। ऐसे में आपको सारे के सारे रिएजेंट, आई गारंटी सारे के सारे रिएजेंट आपको याद हो जाएंगे,
ठीक है भाई, तीसरे दिन से क्या करेंगे आप, तीसरे फ्रॉम थर्ड डे बिना देखे हर रोज ऐसे करेंगे। और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो और बढ़िया है, 10 की 15 की 10 की जगह क्या 15-20 फोटो कॉपी करवा लो, आपकी इच्छा है वो तो। ठीक है, तो एक तरीका मैंने बता दिया आपको कैसे हैंडल करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। पहला स्टेप आपको मास्टर करना है जीओसी। अब कैसे करेंगे मास्टर, ऑब्वियसली पढ़ के करेंगे, प्रैक्टिस करके करेंगे, जब आएगा तब बताएंगे। फिर फाइनली आया सर बड़ी दिक्कत है इनऑर्गेनिक, एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन सर, बहुत दिक्कत है, एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन। कुछ नहीं होता भाई एक्सेप्शन, कुछ नहीं होता, आपको बस एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ लो, लाइन टू लाइन पढ़ लो, इसकी टैगिंग कर लो, इसकी टैगिंग कर लो एंड हाईलाइट कर लो, अब ये पूरी एनसीईआरटी को लाल पीला मत कर देना भाई, जो पॉइंट आपको लगे, जैसे कि इस बार एक क्वेश्चन आया था क्या बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन में, पोलोनियम से रिलेटेड था, पोलोनियम -2 ऑक्सीडेशन से, नहीं -2 नहीं, हाँ ऐसी कुछ था, पोलोनियम से ही कुछ क्वेश्चन आया था आपका कि +2 ऑक्सीडेशन या -2 ऑक्सीडेशन, ऐसा कुछ था क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन चेपी हुई थी। तो इस टाइप के आपको जो फैक्ट बेस्ड चीजें हैं ना, वो बिल्कुल बिल्कुल क्या कर देना, हाईलाइट कर देना है। तो इस तरीके से आप इनऑर्गेनिक को टैकल करेंगे। बाकी आप इनऑर्गेनिक का किसी का भी सेशन देख लो, मेरा देख लो, किसी और का देख लो, आपको जो यूट्यूब में भी है, आप उसमें देखो, आपको ना एक ही बार में इनऑर्गेनिक समझ में आ जाती है। इजी सब्जेक्ट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, उसमें कॉन्सेप्चुअली भी बहुत स्ट्रांग होती है इनऑर्गेनिक। समझने वालों को अगर समझना है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। जिनको ये लगता है कि एक्सेप्शन है कैसे होगा, तो बेटा आप 150 से 160 पे पहुंचेंगे, 180 के लिए जाना है, तो पहले ये मेंटालिटी हटाओ कि इसमें एक्सेप्शन होते हैं। कुछ नहीं होता, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, उस एक्सेप्शन का रीजन होना जरूरी है, तो यहाँ पे रीजनिंग तो होती ही है। ठीक है भाई, हाँ एक चीज और इनऑर्गेनिक को टैकल करने का एक और तरीका, इसके जब आप पीवाईक्यू देखो ना, इसके जब पीवाईक्यू देखो इनऑर्गेनिक के, इसमें जितने भी ऑप्शंस होंगे ना, ऑप्शंस, इनफैक्ट ये सिर्फ इनऑर्गेनिक के लिए नहीं है, बाकी सब्जेक्ट के भी है, इसके जो ऑप्शंस होंगे ना, उन ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करो जरा थ्रू एनसीईआरटी, उन ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करो थ्रू एनसीईआरटी। इसका मतलब कोई फैक्ट अगर आपको गलत दे रखा है तो एनसीईआरटी में चेक करो कि उसका असली फैक्ट होना क्या चाहिए और उसको फिर हाईलाइट कीजिए। ठीक है भाई, ऐसा आप ऑर्गेनिक और फिजिकल में भी कर सकते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक में ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, फिर फाइनली देखो हमने देख लिया कैसे कैसे। अच्छा एक चीज और बचती है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। अच्छा नेक्स्ट में बता देते हैं। देखो जो नीट 2024 का पेपर, आप इसका एनालिसिस अगर एक बार देखोगे ना, हमने भी किया है, आपको जहां से देखना है देख लो भाई, ऐसे नहीं बोलेंगे हमारा देखो, किसी का भी देखो, आपको जब एनालिसिस कर दोगे ना इसका, आपको लगेगा ये पेपर तो इजी था, इसमें 150 तो स्कोर हो जाता बहुत आसानी से। और मैं तो बोल ही रहा हूं 150 तो आ ही जाते हैं केमिस्ट्री में। हमें तो ऊपर कितने चाहिए, हमें तो चाहिए 180। और अब जब आप थोड़ी बहुत, जब आपको केमिस्ट्री आने लग जाएगी, थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, या फिर अगर आपने थोड़ा बहुत सारा पढ़ रखा है और अगर अब भी आप एनालाइज करें उसको, आप देखो कि 100 और 150 और 180 में बताओ कहां कहां पे डिफरेंस आए थे, जहां पे मुझे फील हुए कहां कहां पे डिफरेंस आएंगे। देखो फिजिकल में एक क्वेश्चन था बस हार्ड, एक क्वेश्चन हार्ड, और वो क्या था, अल्फा वाला क्वेश्चन दिया, इक्विलिब्रियम का था, जिसमें हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिखानी थी। क्वेश्चन तो इजी था, उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट, जो अल्फा निकालने का स्टेप था, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। तो जो फ्रस्ट्रेट हो गया होगा ना, जिसका मेंटल स्पीड खो चुका होगा, तो उसने इसको नहीं करा होगा, जिसने काम कूल रहा होगा उसने इसे कर दिया होगा। तो ये बड़े आपके 4 नंबर, 150 से 4 154 हो चुके हैं। एक क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं, डी ब्लॉक का था, एक क्वेश्चन आपका डी ब्लॉक का था, वहां पे भी बड़ा कंफ्यूजन। कुछ नहीं, एनसीईआरटी में बोले कि सर एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, वहां उस कोचिंग वाले ऐसा बता रहे हैं, आप अलग बता रहे हैं। अरे भाई सिर्फ ये क्वेश्चन लॉजिकल थिंकिंग से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। इस क्वेश्चन के बारे में जब ये आएगा ना, इसके लिए तब डिस्कस करेंगे। ये EMN3+ और MN2+ वाला इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। ठीक है भाई, डी ब्लॉक का, हाँ ठीक है। फिर क्या है, ऑर्गेनिक में चीजें ठीक थी, कोई ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं पूछी गई थी। बस एक था इसमें कि आपको जीओसी प्लस रिएजेंट और रिएक्शन इंटरमीडिएट के जो सवाल थे, वो एक दो क्वेश्चन ज्यादा, कुछ तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे कि इथेन इथाइन बता दो। जीओसी के क्वेश्चन, अगर आपको जीओसी आती थी ऑर्गेनिक में, और ऑब्वियसली आनी ही चाहिए, तो इजीली बहुत डुएबल पेपर था ऑर्गेनिक का, इतना इजी तो एक्सपेक्ट किया भी नहीं था। इनऑर्गेनिक बहुत ही बेसिक, इनऑर्गेनिक आई थी बेसिक, और इसमें
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ज्यादा पूछा गया था, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कई बार हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि डी ब्लॉक का है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है, और जरूरत भी नहीं है आइडेंटिफाई, क्यों करना है आइडेंटिफाई? कॉपर में पेपर में जाके के एनालिसिस करोगे कि अच्छा ये डी ब्लॉक है, अच्छा ये कोऑर्डिनेशन का, क्यों करना? दोनों के एक जैसे ही क्वेश्चन लगते हैं। तो ये बिल्कुल डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन से बेहतरीन क्वेश्चन आ रखे थे और मजेदार, इजी थे और बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन करने में भी मजा आ रहा था। पी ब्लॉक जो कि सिलेबस में नहीं है भाई, पी ब्लॉक से देखो पहले ज्यादा क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार मात्र 2 क्वेश्चन आए थे। एनसीईआरटी से हट गया ना, तो मात्र 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है भाई, बचा प्रैक्टिकल से। हाँ, ये पॉइंट था अपना इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल वाला, क्योंकि इससे भाई 2 क्वेश्चन आए थे और वो भी फैक्चुअल। एक तो फैक्चुअल ही था, आप देखो पेपर का एनालिसिस देखो, पता चल जाएगा। एक तो फैक्चुअल क्वेश्चन ही था और एक क्या था, एक भी दूसरा भी फैक्चुअल। प्रैक्टिकल का था ना, फैक्चुअल था। आपको वहां पे प्रैक्टिकल करना थोड़ी होता है, बस याद रखना होता है। एक वो ग्रुप वाला था कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स है, ठीक है, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, 6, तो वो भी याद रखने वाली बात ही होती है। तो इनफैक्ट दोनों के दोनों क्वेश्चन क्या थे, फैक्चुअल थे। तो भाई प्रैक्टिकल में अगर देखो चीजें याद करनी पड़ती हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल तो करेंगे नहीं वहां पे जाके, तो क्या है, इसमें याद ही रखना पड़ेगा। तो ये जो, हाँ, यहाँ पे जो था ये डिफरेंस मेकर था। ठीक है, आपको फैक्ट्स अगर याद थे तो अच्छी बात थी, ये अगर कैलकुलेशन कर ले तो यही फर्क रह गया था। मतलब जिसके 155 और जिसके किसी के 150 या फिर 175 हैं, तो यहीं पे फर्क आ रहा था। यही आपका फर्क, जो डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो बना रहा था, वो यही वाला बना रहा था। तो आपको पता चल गया भाई 180 तक कैसे पहुंचोगे, पता चल गया। रोड मैप आपको पूरा पता चल गया। रोड तो है ही नहीं, ये तो एक अपहिल टास्क है, बिल्कुल डिफिकल्ट जर्नी होने वाली है भाई। बट एक चीज जो आपको सेव करेगी, जो आपको लेके जाएगी 180 तक, वो क्या है, वो ना तो सिर्फ आपका डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन के साथ आपकी कंसिस्टेंसी है भाई। कंसिस्टेंट रहिए बार बार। हर टीचर, सिर्फ मैं नहीं बोलता हूं, हर टीचर बोलता है भाई, हर टीचर। कंसिस्टेंसी जो पावर है ना, वो किसी चीज में पावर नहीं है। जो पावर कंसिस्टेंसी में है वो किसी चीज में नहीं है। तो आपको कंसिस्टेंट ही रहना है। बाकी अगर रिजल्ट देखो, टेस्ट में कोई बच्चा बोलता है सर कम नंबर आ रहे हैं, एनालाइज करो, अगले में बेटर करो। सर फर्स्ट रैंक नहीं आई, सर सेकंड रैंक आ रही है। अरे तेरे को क्या करना है यार यहाँ पे फर्स्ट लेके आने के, ठीक है, तू असली एग्जाम में फर्स्ट आना है यार। वहां पे 180/180 लाना है ना तेरे को, 180/180 क्यों, तेरे को 720/720 लेके आने हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी बातों में नाराज मत हो कि हमें सेकंड आ गया। बस ये देख तेरी जो मिस्टेक है तूने उसको एनालाइज किया कि नहीं किया। तो ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए भाई। ठीक है भाई, एब्सोल्युटली क्लियर है। चलिए ठीक है, आई होप आपको थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली होगी इससे। ठीक है, पीवाईक्यू, क्वेश्चन बैंक, ये हर जगह अवेलेबल है। आपको जहां इच्छा है, अपना भी है फंडा बॉक्स का भी, पीवाईक्यू और क्या क्वेश्चन बैंक बड़ा बेहतरीन हम लोगों ने खुद ही डिजाइन किया। आपको जहां, वैसे हम किसी को ये नहीं बोलते कि यहां से करो वहां से करो। जैसे आनंद सर की लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे, उन्होंने भी सर में अच्छे से बताया सर ने कि टेस्ट सीरीज कहाँ की बेटर होती है, कैसे आपको करनी चाहिए। तो आपकी इच्छा है भाई, देखो ज्यादा टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत है भी नहीं। केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, ठीक है, तो इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट में ज्यादा का कुछ मतलब ही नहीं बनता है ना। तो आप एक लो, मैक्सिमम 2, वैसे 2 तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैक्सिमम आप 2 लो, पर उसको ऑनेस्टली फॉलो करो भाई। बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बोला, अगर मैंने ली है, अगर मैंने उसमें पैसा, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, तो उसका रिजल्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है भाई। और एग्जाम मैं बताऊं, एग्जाम ऐसी चीज है, नीट का एग्जाम, ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है भाई। वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन, बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल ये तो भगवान वाला प्रोफेशन है भाई। डॉक्टरी का प्रोफेशन का अगर आपको अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है, तो आपको क्या लगता है ये आपसे कुछ लेगी नहीं? बिल्कुल लेगी। आपका सुख, आपका चैन, सब कुछ आपसे ले लेगी। लेकिन बाद में ये उसका रिटर्न जो है ना, इसका जो ROI है, इसका जो ROI है, वो किसी भी चीज से ज्यादा ही मिलेगा आपको। ठीक है भाई, तो इस बात को ध्यान रखिए। चलिए फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।